मंत्री प्रहलाद पटेल ने एनडीटीवी के रेसिडेंट एडिटर अनुराग वारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रहलाद पटेल ने चुनाव से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से बात रखी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, जो इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। आज हमारे कुछ साथियों ने बताया कि आपने नया कुर्ता भी खरीदा, और ये भी सवाल हुए कि नया कुर्ता किस लिए खरीदा है। खादी को खरीदना आत्मनिर्भरता को संबल देना है, तो संकल्प को मजबूती देना है। खादी में पहनता भी हूँ, खादी बनाने वालों की वकालत भी करता हूँ, उनकी मदद भी करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि गांधीयन आइडियोलॉजी में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कपड़े बनाना या पहनना, या नशा मुक्ति की बात है, स्वच्छता की बात, ये शब्दों से नहीं हो सकती। आप अगर जीवन में उस बात को कर पाते हैं तो आपको विचार के प्रति आपकी निष्ठा घोषित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैं खुश हूँ, जो प्रधानमंत्री ने तय किया था कि खादी खरीदनी चाहिए, तो आज एक सांकेतिक दिन है। तो मुझे खुशी है कि मैंने भोपाल में खादी खरीदी। लेकिन कई सारे लोग इस संकेत को इस रूप में भी पकड़ रहे हैं कि कई सारे सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, तो किसी खास दिन और किसी खास पद के लिए तो नहीं खरीदी गई। मुझे लगता है आज तो देश भर में सबने खरीदी है, जिनके यहाँ चुनाव नहीं है उनने भी खरीदी, खास करके मध्य प्रदेश। मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजनीति में, राजधानी में खादी खरीदने का मौका मिला। पर ये सर, जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को और उतारा गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी पूछ रही है, तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ खुल गई है। क्या आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने सालों से आपने देखा है राजनीति को, तो मैं बतौर छात्र आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इसके कुछ संकेत हैं, अगर आप खुलकर बताना चाहें। दोनों पक्ष हैं, हम दोनों बातों में करेंगे। एक तो मैं पार्टी का अभिनंदन करूंगा कि 18 साल से ज्यादा का सरकार का कार्यकाल है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। तो स्वाभाविक है कि जो गति है, उस गति और प्रगति में हमारी रफ्तार ठीक हो, और इसलिए परिणाम भी बेहतर से बेहतर और हमें लाने होंगे, क्योंकि जनता को संतुष्ट करने के लिए लालच नहीं हो सकता, आपको बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा। और इसलिए जरूरी है कि अनुभवी लोग अगर राजनीति में, राज्य की राजनीति में वापस लाए जा रहे हैं, तो मैं तो इसको शुभ संकेत मानता हूं। लेकिन जब कांग्रेस हम पर टिप्पणी करती है, तो मैं उनसे कहता हूं कि 2003 के पहले के वही थके हुए चेहरे, जो बेदाग भी नहीं कहे जा सकते, ऐसे लोग टिप्पणी कैसे कर रहे हैं। उनको तो ये तय करना चाहिए, कांग्रेस के पास लीडरशिप ही नहीं है, सेकंड लाइन लीडरशिप आपने खत्म कर दिया है। अब या तो लोग आपकी तरफ आए नहीं, या आपने समाप्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके बाद की पीढ़ी के नेता भी है, इसलिए इसको हमें सकारात्मक ही देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य को मैं सुंदर, संसाधनों वाला और संभावनाओं वाला राज्य मानता हूं, इसलिए ये लीडरशिप का राज्य की राजनीति में आना इस शुभ संकेत है। पर मेरा सीधा सवाल है सर कि क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है और आप लोग शिवराज जी की लीडरशिप के अंदर में कैबिनेट मंत्री बन के या कुछ और भूमिका में काम करेंगे? सीधा सवाल है। नहीं, मुझे लगता है कि ये अटकलबाजियां हैं, और इस आधार पर कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया। पार्टी ने कहा है कि राज्य में चुनाव लड़ना है, तो ये पहला स्टेज है। उसके बाद जो पार्टी फैसला करेगी वो पार्टी का फैसला। कई लोग इसको डिमोशन के तौर पे देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि संसदीय परंपरा में विधानसभा में भी काम ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकारी नौकरी नहीं है कि हम किसी के पद के पीछे पहुंच गए हैं। लीडरशिप में तो ये होता है, जब लोकतांत्रिक मूल्य बड़े होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप चीजों को स्वीकार करें। आप किसके नीचे काम करेंगे, किसके ऊपर काम करेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसके नेतृत्व में काम करेंगे, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं गर्व करता हूं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई कम और ज्यादा नहीं होता, भूगोल से कोई बड़ा है और छोटा है नहीं होता। हमारा विजन कैसा है, हमारी नीयत कैसी है, ये महत्वपूर्ण होती है। सर, एक आज अहम और सियासी घटनाक्रम में बिहार सरकार ने जातिगत जो गणना के आंकड़े जारी किए हैं, और कई सारे राज्यों में ऐसी डिमांड कांग्रेस भी कर रही है। बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ओबीसी अधिकारियों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस अलग एक चुनावी मुद्दे को आगे लेकर के जा रही है, खास करके कांग्रेस और सहयोगी दल? ये सच है कि जब आदमी हार जाता है तो कुछ भी विध्वंस करने के लिए तत्पर होता है। कांग्रेस इसमें माहिर है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि जब कांग्रेस के 70-72 साल जब वो केंद्र की राजनीति में थे, उनने पिछड़ों को क्या दिया? अगर पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी जी ने दिया। कोई पिछड़ा पहला प्रधानमंत्री बना तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया मोदी जी के रूप में। हमारे मुख्यमंत्रियों की फेहरिस्त लंबी है जो पिछड़ी जातियों के हैं। लेकिन हम जातिवाद के आधार पर नहीं करें, जाति को बांटने या उनको लड़ाने का काम ना करें।
विपक्ष तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस इस मामले में गुनहगार है। कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ों को वो स्थान नहीं दिया जो उसके हकदार थे। और मैं मानता हूं कि अगर हम पुराने किसी भी इतिहास के दौर में जाएंगे, पिछड़ी जिन जातियों को आपने घोषित किया है वो लड़ाकू जातियां नहीं है, स्वाभिमानी जातियां नहीं है। जो भेद बनाया गया, ये गलतियां कहां से हुई हैं, ये बड़ी लंबा विषय होगा। तो बिहार सरकार इस कदम को आप विध्वंस के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, मैं नियत पर सवाल उठा रहा हूं। किस नियत से? आप राजनीतिक सफलता की दृष्टि से समाज में लड़ाना चाहते हैं, ये बदनीयत है, मैं ये कह रहा हूं। और इस बात के लिए मैं इसलिए कहूंगा, मैं 89 में पहली बार सांसद था और 91 का मेरा लास्ट इंटरव्यू था। तब मंडल कमीशन की आंधी थी इस देश में। तब मैंने ये बात कही थी कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। तब क्रीमी लेयर की बात नहीं आई थी, 96 में आई है। मैं तब भी उतना स्पष्ट था और आज भी उतना ही स्पष्ट हूं। और मैं मानता हूं नियत में खोट है और हम बड़ी सफलताओं को दबाने के लिए ये हथियार के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण की बातें दब जाएं, या हम पिछड़ों के संवैधानिक दर्जे की बातों को खत्म कर दें, या हम आरक्षण की बात उठाकर ये तमाशे खड़े करें, ये उपलब्धियों को नकारने के लिए या ढांकने के लिए की गई गलत कोशिशें हैं, ऐसा मानता हूं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी है, लेकिन पिछले 20 सालों में बीजेपी ने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, या उमा भारती हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, तो आपको लगता है यहाँ फर्क पड़ेगा? 25% ओबीसी मंत्री भी यहाँ करीब करीब? नहीं, मुझे लगता है यही आकलन राज्य की जनता को, देश की जनता को करना चाहिए कि जो पिछड़ों की बातें करते रहे, उनने कितने पिछड़ों को मौका दिया। और हमने पिछड़ों की बातें अलग से नहीं की, लेकिन लीडरशिप हमेशा पिछड़ों के हाथ में रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 20 साल में चाहे उमा जी हों, चाहे बाबूलाल गौर हों, चाहे शिवराज जी हों, तो मुझे लगता है कि हमने तो पिछड़ों की अलग से कोई आइडेंटिटी की बात नहीं की, लेकिन लीडरशिप दी, उस पर हम जैसे लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सामने वाले की नीयत में खोट है। आप जिनके नाम पर वोट बटोरते रहे, उन्हें आपने कहां दिया? अगर नीतीश कुमार जनगणना करा रहे हैं, तो जब संवैधानिक दर्जा पिछड़ों को नहीं मिला था, तब आप कहां थे? तब तो कांग्रेस थी। मेरा आखिरी सवाल है सर कि चुनाव बहुत करीब है, कांग्रेस के भी दावे हैं, बीजेपी के भी दावे हैं, लेकिन तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो लगभग आप लोगों को बराबरी पर ही छोड़ रहे हैं, कोई 115। तो क्या 2018 की पुनरावृत्ति देख रहे हैं, या आप नतीजों के बारे में क्या पूर्वानुमान लगा रहे हैं? मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। 165 से ज्यादा? 2003 में स्पष्ट कह रहा हूं, मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूं। देखना आप, और जिसका परिणाम और आकलन बड़ा साफ है। पहली सूची निकली, कांग्रेस चौक, दूसरी में बौखला गई, अभी तीसरी आने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने खास बातचीत की। बड़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।